ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी ये टॉपिक हम कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ ट्रेड किया था, ठीक है रिद्धिमा, टाइप्स ऑफ ट्रेड हमने पिछली बार किया था। तो आप देखो इसमें होम ट्रेड है, दो तरह के ट्रेड हमने पढ़े थे, एक होम ट्रेड और एक फॉरेन ट्रेड। तो होम ट्रेड में, होम ट्रेड क्या होता है रिद्धिमा? रिद्धिमा, यस सर। ट्रेड बताइए क्या होता है बेटा? सर जब हम चीजें खरीदते हैं या बेचते हैं विद इन द नेशनल बाउंड्रीज तो हाँ, उसे होम ट्रेड बोलते हैं। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अच्छा, होम ट्रेड को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक होलसेल ट्रेड है, एक रिटेल ट्रेड है। ये दोनों क्या है? सर होलसेल ट्रेड, सर हाँ बोलो। होलसेल ट्रेड मतलब गुड्स खरीदना लार्ज क्वांटिटीज पे फ्रॉम द वेरी गुड। प्रोड्यूस। ठीक है, तो जब प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में कोई सामान खरीद लेता है और दुकानदार को बेचता है तो उसे होलसेल ट्रेड कहते हैं। और रिटेल ट्रेड? सर गुड्स सेल करना स्मॉल क्वांटिटीज पे टू कस्टमर को। टू द रिटेलर्स। नहीं, रिटेलर तो ये खुद है ना। रिटेल ट्रेड एक ऐसा ट्रेड है जिसके अंदर होलसेल ट्रेडर से सामान खरीदा जाता है और कस्टमर को स्मॉल क्वांटिटी में बेचा जाता है। तो स्मॉल क्वांटिटी में दुकान वाला खरीद लेता है होलसेल ट्रेडर से, और कस्टमर को वो सामान जरूरत के अनुसार उनको बेचता रहता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिटेल ट्रेड। ओके। ओके सर। अच्छा, अब देखो रिटेल ये हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं फॉरेन ट्रेड में। तो फॉरेन ट्रेड जो है तीन ट्रेड से मिलके बनता है, ये हमने पढ़ लिया है। एक एक्सपोर्ट ट्रेड होता है जिसमें हम अपना सामान बाहर दूसरे देश में भेजते हैं। एक इंपोर्ट ट्रेड होता है जिसके अंदर दूसरे देश से अपने देश में सामान लाते हैं। और एक हमने एंट्री पोर्ट पढ़ा था। एंट्री पोर्ट का मतलब होता है जब हम किसी दूसरे देश से सामान खरीद के लाते हैं और वही सामान, उसी देश का खरीदा हुआ सामान तीसरे देश को जब हम बेच देते हैं तो उसको हम लोग रिटेल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जिसको हम एड्स टू ट्रेड भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये होता क्या है। ये द एक्टिविटी विच असिस्ट ट्रेड इज कॉल्ड एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। जो भी एक्टिविटी जो हमें व्यापार करने में मदद करती है, ट्रेड करने में मदद करती है, उसको हम ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहते हैं, सिंपल भाषा में। जैसे मान लो हम बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, और कोई भी ऐसा काम जो ट्रेड करने को मदद करे, देख रहे हो यहाँ मदद कर रही है, तो उसको ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहते हैं। अब क्या क्या है ये चीजें? एक तो है ट्रांसपोर्ट। देखो, ट्रांसपोर्टेशन हमारी मदद करता है बिजनेस करने में। मतलब सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन ही तो कर रहा है। ये देख रहे हो मालगाड़ी है, ठीक है, ये ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचा रही है। तो ये हमारी जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो हमारे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे। इसी तरह से बैंकिंग, आप देखो ये एसबीआई बैंक और ऐसे ही कई सारे बैंक हैं, ये हमारी मदद करते हैं बिजनेस को कैरी ऑन करने में, क्योंकि बिजनेस को पैसे की जरूरत है और ये पैसे प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से हर एक बिजनेस में रिस्क रहता है, तो इंश्योरेंस कंपनी रिस्क को बचाती है। वेयर हाउसिंग, हमें सामान खराब होने से, डैमेज होने से जगह चाहिए तो जगह दिलवाता है। एडवर्टाइजिंग, तो ये सारे के सारे जो है एड्स टू ट्रेड है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ये हमें क्या करते हैं? हमें मदद करते हैं मूवमेंट कराने में, पैसा देते हैं, रिस्क को कवर करते हैं, जगह को स्टोर करने में, सामान को स्टोर करके रखने में मदद करते हैं, सामान को एडवर्टाइज कराते हैं। तो ये सारे के सारे जो है हमारे ऑक्सिलरी टू ट्रेड माने जाते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? हाँ, तनीषा ने हैंड रेज किया है, बोलो। सर एड टू ट्रेड को वन वर्ड में कॉमर्स बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि कॉमर्स एक लार्जर कंटेक्स्ट में। एड्स टू ट्रेड जो है सिर्फ मदद करता है बिजनेस को कैरी ऑन करने में, जबकि कॉमर्स जो है सेल भी करता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी होती है। इज इट क्लियर? यस सर। तो कॉमर्स के अंदर ट्रेड आता है, ट्रेड के अंदर कॉमर्स नहीं आएगा। आई होप क्लियर हो गया हो। देखो, यस सर। सबसे पहले आता है बेटा एड टू ट्रेड में, हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब देखो, ट्रांसपोर्टेशन सबको पता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। तो यूजुअली जो है प्रोडक्शन जो है अलग अलग लोकेशन पे होता है। कोई भी सामान आप बनाओगे तो जरूरी थोड़ी ना कि एक ही जगह बनेगा, अलग अलग लोकेशन पे होता है। ठीक है, तो अब उससे क्या होता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ले जाते हैं पूरे कंट्री में।
तो उसको कौन मदद करता है? ट्रांसपोर्टेशन। ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व आउट करता है ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन रोड के थ्रू हो सकता है, रेलवे के थ्रू हो सकता है, वाटरवे के थ्रू हो सकता है, पानी के थ्रू भी हम समुद्र से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज्यादा मदद करता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, ठीक है। लेकिन साथ में कम्युनिकेशन भी हमने लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन भी तो जरूरी है। अगर जैसे मान लो प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है, तो दोनों को पता होना चाहिए ना, तो दोनों आपस में बात करते हैं कि ये सामान यहाँ पहुंचा दो, यहाँ पहुंचा दो। तो इनको टेलीफोन के थ्रू, पोस्टल सर्विसेज के थ्रू, और आजकल और भी मॉडर्न मेथड है जिनके थ्रू सामान एक जगह से दूसरी जगह को कम्युनिकेशन किया जाता है और उसकी मदद से सामान को भेजा जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन ये दोनों जो है हमारे एड्स टू ट्रेड माने जाते हैं। आपको लगता है कि कम्युनिकेशन आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है? कम्युनिकेशन की मदद से हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचवाते हैं स्टूडेंट। यस सर। अगर Yes, कम्युनिकेशन sir. है ना, तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कौन सा सामान कहाँ डिमांड है। फिर हम उसके हिसाब से रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से हम लोग भेज देंगे सामान को। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया। दूसरा आता है बैंकिंग एंड सर अगर फाइनेंस। हम हाँ सर अगर हम ऑनलाइन अगर हम किसी से बात करके कोई मतलब ट्रेड कर रहे हैं तो वो भी इसी में आएगा। हाँ, कम्युनिकेशन में आएगा, क्योंकि हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, हमने मतलब बात कम्युनिकेट किया है और तब उस सामान को मंगाया है। तो वो सामान ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, जैसे जहाज से या बस से या ट्रक से, जैसे भी मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा वो उसको यूज करके वो आएगा। जैसे पोस्टल सर है ना, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बात करना और बात करके इंफॉर्मेशन देना, और ये बहुत जरूरी है, ये भी हमारे को बिजनेस में मदद करता है। इमेजिन करो अगर कम्युनिकेशन नहीं होता, फोन नहीं होता, तो हम कैसे बताते कि क्या चीज की जरूरत है और सामान को कैसे मंगवाना। तो इसीलिए कम्युनिकेशन को भी ऑक्सिलरी टू ट्रेड में गिना जाता है। दूसरा आ जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। देखिए, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पैसे की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? क्योंकि उसे रॉ मटेरियल खरीदना है, डे टू डे का खर्चा निपटाना है उसको। तो ये सारा चीज खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए उसे पैसा चाहिए। और ये पैसा कहाँ से मिलेगा? ये पैसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कराएगी। कई बार क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये सारे पैसे प्रोवाइड कराती है और इसी पैसे का इस्तेमाल करके हम लोग बिजनेस को और आगे बढ़ाते हैं। तो कई बार होता है कि बिजनेस में पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो आप बैंक की मदद लेते हो, बैंक वाले आपको लोन दे देते हैं, उसी लोन का इस्तेमाल करते हो, उससे कमाते हो और थोड़ी कमाई उसको बैंक को दे देते हो, और बाकी जो है अपने बिजनेस में बढ़ाते रहते हो बिजनेस। तो इसीलिए हमें बैंकिंग और फाइनेंस की जरूरत होती है। हर एक बिजनेस को रॉ मटेरियल चाहिए, सामान चाहिए, और ये सामान के लिए पैसा चाहिए, और ये पैसा कहाँ से मिलेगा? बैंक से मिलेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो बैंक हमें फाइनेंस प्रोवाइड करता है बिजनेसेस को, और उसकी मदद से बिजनेस जो है आगे कंटिन्यू करती है। अब देखिए बैंक कैसे मदद करता है। देखिए बैंक जो है हमारे पैसे को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द पब्लिक। यानी हम लोग, मान लो हम लोग पब्लिक हैं, तो हमारी जो इनकम होती है, आपके मम्मी पापा जो बचाते हैं, सेविंग करते हैं, वो ले जाके क्या करते हैं? बैंक में जमा करते हैं, क्योंकि घर में रखेंगे तो फिर खतरा है, चोरी होने का डर है सबसे पहले। और घर में रख लोगे तो उससे कुछ इनकम भी नहीं होगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी कमाई होती है, जो भी हमारी सेविंग होती है, उसका पैसा ले जाके बैंक में जमा करा देते हैं। और बैंक वाले क्या करते हैं, वही पैसा बिजनेसेस को उधार दे देते हैं, ठीक है, और उससे जो वो कमाते हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा हमें इंटरेस्ट के रूप में प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये तो हो गया बैंक का चलाने का तरीका। बैंक हमसे पैसा लेता है, हमारे ही पैसे को बिजनेस के अंदर लगा देता है, उससे होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा हमें दे देता है इंटरेस्ट के तौर पर, ठीक है। और कभी कभी हमें पैसे की जरूरत होती है तो हमें भी वही पैसा प्रोवाइड करा देता है लोन के थ्रू, जिसमें वो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है हमसे। आगे बात समझ में? तो बैंक बहुत सारी सुविधाएं देता है, जैसे पैसा उधार देना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। जैसे मान लो आपने कोई उधार खरीदा और सामने वाले ने लिख के दे दिया कि मैं आपका पैसा 3 महीने के बाद पेमेंट करूंगा, तो उसका वो जो रसीद है वो ला के बैंक को जमा करा दोगे, तो बैंक वाले आपको एडवांस में पैसा दे देंगे। अगर किसी से चेक मिला है आपको, बिजनेस के दौरान किसी ने आपको चेक दे दिया 1 लाख रुपए का या 1.5 लाख रुपए का, तो आप उस चेक को ले जाके बैंक में जमा करा दोगे, बैंक वाले उसको पैसे को इकट्ठा करेंगे, अपने जिस बैंक का चेक होगा उस बैंक से बात करके, और आपको आपके खाते में वो पैसा चढ़ा देंगे। और भी बहुत सारी सुविधाएं देते हैं बैंक वाले। जैसे आपको बिजली का बिल भरना है, आपकी जगह बैंक वाले भर देंगे। आपको मान लो इंश्योरेंस कराना है, तो इंश्योरेंस का पेमेंट आपके बैंक वाले कर देंगे, ठीक है। पानी की बिल भरना है तो वो भी पेमेंट कर देंगे। तो ये छोटे मोटे काम बैंक वाले आपको करते हैं। आप दुकान में जाते हो
एटीएम की इस्तेमाल कर सकते हो, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, पेमेंट बैंक करेगा, तो ये सारा चीजें हो जाए। बताइए कोई डाउट है किसी क्लास? नो सर। तो सबको आ गया ना बेटा समझ में? यस। तो ये इस तरह से हमें बैंक मदद करता है। तो दो हमने पॉइंट पढ़ लिया। पहला हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। इसमें हमने पढ़ा कि एक ट्रांसपोर्टेशन है जो मदद करता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, और कम्युनिकेशन हमें बात करने में मदद करता है। हमें पता चल जाता है, प्रोड्यूसर और ट्रेडर के बीच में बात हो जाती है कि भाई सामान कब पहुंचाना है, कितना पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, और उसी हिसाब से वो लोग डील कर देते हैं। दूसरा हमने पढ़ा बैंकिंग एंड फाइनेंस। हमने पढ़ा कि हर एक बिजनेस को पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि उसे रॉ मटेरियल चाहिए होता है, सामान चाहिए होता है, और ये पैसा कहाँ से मिलता है उसको? बैंक से। अच्छा, बैंक कैसे हेल्प करता है बिजनेस की? बैंक क्या करता है, नॉर्मल आदमी से, हमारे जैसे आदमी से पैसा इकट्ठा कर लेता है सेविंग के तौर पे, और उसी पैसे को बिजनेस को प्रोवाइड करा देता है महंगे रेट, उधार प्रोवाइड करता है, और बिजनेस उस पैसे का इस्तेमाल करके कमाती है, और कमा के उस पैसे को वापस लौटा देती है बैंक को, और बाकी का जो भी उसका पैसा बच जाता है सेविंग के तौर पे, उसी को बिजनेस में आगे लगा के और कमाती रहती है। इसके अलावा बैंक और भी सुविधाएं प्रोवाइड कराता है। बिजनेस के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो अपने बिजली का बिल, पानी का बिल, और जो फालतू के काम है, कहीं कस्टमर से चेक आया तो उस चेक को वो कराए, तो इसीलिए बैंक ये सारी सुविधाएं भी देता है। आप अपना चेक ले जाके बैंक वालों को जमा कर देते हो, बैंक वाले आपके खाते में पैसा जमा कर देते हैं। तो ये सारे काम बैंक वाले आपको करते हैं। और देखा होगा आपने बिजनेस में दिन भर चेक और बैंकिंग फैसिलिटी होती है, तो बैंक वालों को मतलब बिजनेस को कोई टेंशन नहीं होती है, सारा का सारा उनका हिसाब किताब बैंक से होता है। आजकल आपने देखा होगा ना, आप जाते हो जो बड़े बड़े आजकल स्टोर रूम है, आपने देखा होगा जो ये बिग बाजार और ये जो बड़े बड़े जो रिलायंस, और इसमें जब आप सामान खरीदते हो तो आपने देखा होगा जब आप कार्ड से स्वैप करा के और पेमेंट करते हो या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, तो उनका रिकॉर्ड पूरा बैंक में चला जाता है, और बैंक मेंटेन करके पूरा रिकॉर्ड शाम को उनको दे देता है। तो जो भी उनका कस्टमर, जो उनका जो सेल्स पर्सन होता है ना, जो बेचता है, काउंटर पे बैठा रहता है, उसको हिसाब करने की जरूरत नहीं होती, पूरा हिसाब अपने आप आ जाता है। जब वो दुकान छोड़ के जाता है तो खाली उसको ये हिसाब करना पड़ता है कि इतना पैसा मेरे पास कैश में होना चाहिए, और बाकी बैंक का सारा ट्रांजेक्शन A to Z काउंटिंग हो जाती है। तो इससे दुकान वालों को बड़ा हेल्प मिलती है। क्लास, ये सारा काम बैंक कर देता है उसके बदले, पूरा हिसाब किताब। आ रहा है समझ में? चार्ज भी तो लेता होगा। कोई चार्ज नहीं लेता बेटा, आपने बैंक अकाउंट ओपन कराया है, इसके बदले वो चार्ज थोड़ा सा लेता ही है, सबसे लेता है, आपसे भी लेता है, तो उसी के बदले ये सारी सुविधाएं दे रहा है। यस ये सर। ये कैसे होता है देखो मैं बताता हूँ। जैसे आप रिलायंस फ्रेश का देखो, रिलायंस फ्रेश में आप जाते हो तो आप बिलिंग करवाते हो। मान लो आपने ऑनलाइन पेमेंट किया स्कैन करके कंप्यूटर उससे, फोन से, तो आपका पेमेंट डन हो जाता है, वो बिल काट के दे देता है। अब ये जनरेट हो जाता है कि इतने रुपए का पैसा सामान जा चुका है और पैसा आ चुका है, तो उसके काउंटर पे तो आता नहीं है, उसके बैंक के खाते में चला जाता है। आपने देखा होगा उसके बैंक अकाउंट में चला जाता है क्रेडिट। अब वो जो सेल्स पर्सन है, जब वो दुकान छोड़ के जाएगा, क्योंकि वो तो 4-5 घंटे ही काम करेगा ना वहां पे, मान लो वो दुकान जब छोड़ के जाएगा, तो उसका ओनर उसका हिसाब किताब करता है, तो उससे बोलता है कि भाई तूने आज कंप्यूटर पे कितने रुपए का सामान बिल काटा है। तो उसमें काउंटिंग होती है कि मान लो आज पूरे दिन में 80,000 का बिल काटा है, जिसमें से 12,000 का कैश पेमेंट हुआ था और बाकी के पेमेंट जो है ऑनलाइन पेमेंट हुआ था। तो 12,000 उसके उसका जो जो काउंटर होता है ना जिसमें वो पैसा रहता है, उसमें से वो पूरा हिसाब किताब 12,000 का करके दिखा देगा, और बाकी का हिसाब बैंक वाले करके दिखा देंगे कि भाई इतने का सामान इसने भेजा था, इतना पैसा आ गया है, और बिलिंग उसकी क्लियर हो जाएगी, फिर उसको जाने देते हैं। और अगर कम पड़ गया पैसा, मान लो उसके जो काउंटर होता है ना, जिसमें देखा होगा आपने वो जो खुलता है ड्रावर, अगर उसमें 12,000 से 10 रुपए भी कम मिले तो उसको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। अब इससे ओनर की टेंशन खत्म। आ गया समझ में सबको? यस सर। हाँ, तो इस तरह से। हाँ बोलो। सर वो जो ड्रॉर में पहले से भी पैसे होते हैं उन सबको मिला के? नहीं, वो कंप्यूटर पे कैलकुलेशन होता है, जब नया बंदा आएगा तो उसका हिसाब नए सिरे से होगा। उसमें आपने देखा होगा कई सारे खुले होते हैं, आजकल बड़ी सुविधाएं होती हैं, उनके पास सब कुछ दे दिया जाता है, और जब भी आप कैश में पेमेंट करोगे तो आपको पूरा हिसाब करके देगा। अगर 1 रुपए कम लेगा तो दुकान वाले को ही भरना पड़ेगा,
और 1 रुपए ज्यादा लेगा तो उसमें वो फालतू रखेगा और बाद में हिसाब करके जाएगा। कम नहीं ले सकता, ज्यादा अगर लेगा तो कस्टमर को ध्यान रखना है, कम लेगा तो जो सेल्स पर्सन है वहां पे काउंटर पे उसको ध्यान रखना है। आ गया समझ में? यस सर। इसीलिए आपने नोट करना कभी अगली बार, अगर आप कैश पेमेंट कर देते हो और अचानक बोलते हो नहीं मेरे को ये सामान वापस करना, मैं नहीं ले रहा, तो आप देखना उसकी बिल को कैंसिल करता है, क्योंकि अगर वो कैंसिल नहीं करेगा तो फंस जाएगा, उल्टा हिसाब हो जाएगा। तो इसीलिए वो कैंसिल करता है, जिससे कि वो कंप्यूटर पे जनरेट हो जाए। इससे फायदा ये होता है कि सामान कोई भी चोरी होगा तो पता चल जाएगा कि ये सामान तो बिका ही नहीं और सामान गायब है, इसका मतलब कोई उड़ा के ले गया। समझे? सर अगर Yes. पेमेंट आ गई और उसके बाद बिल कैंसिल कर सकता है क्या वो? हाँ कर सकता है, पेमेंट आ गई और बिल कैंसिल करेगा तो पैसे भी तो लौटाएगा। मान लो किसी ने ऑनलाइन पेमेंट किया और वो कह रहा है कि मेरे को नहीं लेना है ये, तो उसका बिल कैंसिल होगा, कैंसिल होगा तो उसके खाते में से वापस कैंसिल होते ही इसके खाते में चला जाएगा, तो वो कैश में नहीं देगा, वो आपके बैंक अकाउंट में ही लौटाएगा, क्योंकि अगर कैश में दे देगा तो कैश का हिसाब और बैंक का हिसाब मैच नहीं करेगा। आ गया समझ में? यस सर। हाँ, तो इसीलिए वो लोग फोर्स करते हैं कस्टमर को कि सर आपका अकाउंट में पैसा वापस चला गया, रिफंड चला गया, आप देख लो, और अगर वो नहीं तो उसी के अकाउंट में दोबारा पेमेंट करते हैं, कैश नहीं देते, और कैश देंगे तो उसकी अलग से बिल जनरेट करनी पड़ेगी, दूसरा प्रोसेस है। ठीक है, यस सर। अब आ जाते हैं इंश्योरेंस पे। देखिए इंश्योरेंस क्या है, देखो हर एक बिजनेस को खतरा होता है, रिस्क हर एक बिजनेस को, आग लगने का, अर्थक्वेक होने का, चोरी होने का तो इंडिया में कुछ ज्यादा ही खतरा है। तो इन सब खतरे से बचाने के लिए इंश्योरेंस का कवर किया जाता है, इंश्योरेंस का कवरेज होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, कम दाम कम पैसे लेती है। जैसे आप ट्रक से लोड करके और सामान भेज रहे हो एक किनारे से दूसरे किनारे, इंडिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, तो आपको खतरा है, क्या पता एक्सीडेंट हो जाए, क्या पता ट्रक चोरी हो जाए, क्या पता आग लग जाए। तो ये सारे खतरे से बचने के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी बोलती है अच्छा कितने का सामान है, हम बोलते हैं भाई 10 लाख का सामान ट्रक में भर के जा रहा है। फिर वो कहते हैं अच्छा कौन से रूट से जा रहा है, इस रूट से जा रहा है, ठीक है, तो वो बोल देते हैं हम 5,000 लेंगे या 3,000 लेंगे और सारी जिम्मेवारी हमारी, अगर इस रास्ते में कोई चोरी होती है, थेफ्ट होती है, आग लगती है, तो ये पैसा हम भरेंगे, 10 लाख रुपए हम आपको वापस लौटाएंगे। तो इसी को इंश्योरेंस कहते हैं। इससे बिजनेस को डैमेज होने का डर कम हो जाता है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक कम किस्त भर के, यानी 3-4 हजार भर के और 10 लाख का खर्चा अपना टेंशन फ्री हो जाती है। और अगर कल को कोई डैमेज होता है तो इंश्योरेंस कंपनी देगी, इससे बिजनेस को करने में आसानी हो जाती है और बिजनेस चलती रहे। क्लियर हो गया सबको? एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ इंश्योरेंस एक सर बार ये जो कराती है या बार बार कराती है? पहले बॉयज ने पूछा है, हाँ बेटा को किसने पूछा है बॉयज में से? सर ये जो आकाश। इंश्योरेंस है, सर ये जो हाँ इंश्योरेंस है सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड सर, करती है? बेटा इंश्योरेंस ने आपसे किस्त ले लिया, किस्त लेने के बाद आपको बोला कि आपका ट्रक का इंश्योरेंस हो गया, जो ट्रक सामान भर के जा रहा है उसका इंश्योरेंस हो गया। अब अगर रास्ते में वो ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है या चोरी हो जाता है, तो जो भी सामान का डैमेज होगा सामान का, उसका इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी। सिर्फ सामान का, ये ट्रक वर्क का नहीं सर? नहीं, ट्रक का तो पहले से इंश्योरेंस हुआ रहता है, ट्रक का आप कोई भी व्हीकल का इंश्योरेंस तो पहले से ही होता है कि अगर ट्रक का डैमेज होगा तो जिस इंश्योरेंस कंपनी से उसने इंश्योरेंस कराया है वो भरेगी। सामान का इंश्योरेंस, क्योंकि गाड़ी लोड करके ले जा रहे हो तो सामान का इंश्योरेंस होगा ना। ओके सर। हाँ, आपको और कौन बच्चा पूछ रहा था, गर्ल्स में से भी किसने पूछा था कुछ? सर जैसे फर्स्ट टाइम अगर हमने ट्रांसपोर्ट किया तो उस पे पहले इंश्योरेंस लगेगा, फिर सर जब हाँ नेक्स्ट टाइम करेंगे तो दोबारा इंश्योरेंस कराएंगे? बिल्कुल लगेगा, हर बार सामान लोड होके जाता है तो उसका इंश्योरेंस होता है बेटा। सर अगर यस कोई सर। डैमेज हुआ ही नहीं हाँ, तो पैसे वापस कर। नहीं पैसे क्यों वापिस होंगे, वो 3,000 लग गए डूब गए वो नहीं मिलेंगे। मतलब बड़े होशियार हो तुम, फिर सर ऐसे क्या, तो ऐसे तो इंश्योरेंस अगर कंपनी एक बर्बाद बार हो जाएगी। हाँ, तो सर अगर हमने 10 बार इंश्योरेंस कराया और 10 बार कुछ नहीं हुआ तो फिर तो हमारे बहुत सारे पैसे डूब जाएंगे। तो मत कराओ इंश्योरेंस, रिस्क लेके जाओ। अब इंश्योरेंस कंपनी को क्या चाहती है, आप कमाए ना वो, यही तो फायदा है, इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि खतरा हर बार है लेकिन एक्सीडेंट होने का चांस हर बार नहीं है। तो वो मान लो पूरे दिन में अगर 1 लाख ट्रक का इंश्योरेंस करती है, तो उसमें से 2-3 ट्रक ही हैं जिनका एक्सीडेंट होगा,
तो उन्हीं पैसे से अब आपसे अमाउंट भी बहुत कम ले रहे हैं। आप 10 लाख का सामान 2,000 में इंश्योरेंस करा के ले जा रहे हो, और क्या चाहिए आपको? आप टेंशन फ्री हो। इसी तरह से जब हम कार खरीदते हैं या बाइक खरीदते हैं, हम एक साल में एक बार इंश्योरेंस करा लेते हैं, और हमारा 1,000 रुपए 2,000 रुपए या डिपेंड करता है कार कैसी है, उसके हिसाब से आपने एक बार इंश्योरेंस भर दिया तो आप टेंशन फ्री हो। अगर चोरी हो जाएगी तो आपके कार का जो उस दिन कीमत होगी वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, टेंशन खत्म। ठीक है। यस सर। हाँ, तो इंश्योरेंस तो कराना जरूरी है, इसीलिए बिजनेस को डर नहीं रहता। अब 2,000 कोई बड़ी रकम नहीं है, कराओ आराम से, टेंशन फ्री होके सामान को भेज। अच्छा, अगला देखो, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या है? वेयर हाउसिंग भी एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, जिसके अंदर हम देखो कोई भी सामान हम लेते हैं तो डिमांड उसकी बहुत है। जैसे आलू है, प्याज है, इसकी डिमांड पूरे साल रहती है, लेकिन इसका प्रोडक्शन तो एक ही बार होता है साल में। तो हम क्या करते हैं, ये सामान को ले जाके और एक ऐसे स्टोर रूम में जमा कर देते हैं, जहाँ पे हम फैसिलिटी दे देते हैं, सुविधा दे देते हैं, जिससे वो सामान डैमेज ही ना हो। जैसे कि ठंडा घर, प्याज को ले जाके कोल्ड स्टोरेज में रख दो, और ऐसा टेम्परेचर प्रोवाइड कराओ जिस टेम्परेचर पे प्याज बहुत साल तक, मतलब काफी समय तक चले, तो उसमें वो स्टोर हो जाती है और उसी में पड़ी रहती है। और जैसे जैसे जरूरत होगी दुकानदार उसको ले जाएगा, बदले में कुछ पैसा उसको वेयर हाउस को देना पड़ेगा, और उसके बदले वेयर हाउस उसको फैसिलिटी देगा। हाँ, आप बताइए, आ गया सबको समझ में? सर हाँ, सर वो इंश्योरेंस कंपनी इंक्वायरी नहीं करती जब एक्सीडेंट हो जाता है? बिल्कुल करती है। इंक्वायरी बिना करे कैसे देगी? इंक्वायरी करती है कि खुद ही तो, जैसे मान लो चोरी हो गई, मान लो ट्रक जा रहा था, रास्ते में चोरी हो गई, तो पहले इंक्वायरी करेगी ना कि ये चोरी कहीं ऐसा तो नहीं कि मालिक ने करवाया है ना? पूरा उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। अगर तसल्ली हो जाती है कि हाँ चोरी नेचुरल थी, और किसी अपना आदमी का हाथ नहीं है, कोई फायदा नहीं हो रहा है बिजनेस को नुकसान हो गया, तब जाके उसका क्लेम देती है। इसीलिए तो टाइम लगता है। आपने देखा होगा इंश्योरेंस का टाइम लगता है क्लेम लेने में, है ना? सर तो उनको क्या पता कि वो मालिक ने की करवाया है? उसी की तो इंक्वायरी करते हैं वो, उसी की इंक्वायरी की जाती है कि उसने तो नहीं कराया। सर ऐसे तो वो चोरी करेगा और चले जाएगा एक स्टेट से बाहर। मतलब आप ये कह रहे हो कि वो आगे से बिजनेस ही बंद कर दे अपना, बेचने वचने का? नहीं। नहीं सर, मैं कह रहा था कि वो आदमी, जैसे किसी ने पैसे दे रखे हैं, उसको बोल दिया कि तुम ये गाड़ी ले जाओ, हाँ। वो स्टेट के बाहर ले जाएगा फिर। अच्छा, और पुलिस आंख में आंख, मतलब पुलिस आंख मूंद के बैठी रहेगी, ये कह रहे हो? और वो ट्रक, अच्छा चलो मान लो ट्रक चोरी हो गया, तो ट्रक रोड पे तो चल नहीं पाएगा अगली बार, क्योंकि वो पुलिस वाले जितने भी थाने होते हैं, पूरे पुलिस में पूरे ऑल ओवर इंडिया उस ट्रक नंबर का नोट कर देंगे, और जब वो ट्रक चुंगी से होके गुजरेगा तो उसका ट्रक नंबर पकड़ा जाएगा। पुलिस वाले वहां पे झक मारने के लिए थोड़ी ना होते हैं, इसीलिए तो होते हैं वो। सर पर कोई चीज चोरी होती है तो मिलती कहाँ है? क्या इंडिया बात में कर, तो ऐसा होता ही नहीं है। अब अगर पुलिस वाले ढंग से ड्यूटी करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगी, और कई जगह मिलती है। आप देखो ना, अगर जहाँ, मतलब सबको खराब कहना गलत है, आप कभी एफआईआर कराओगे तो 50% चांस है कि आपको वो सामान मिल जाता है। अगर ईमानदारी से वो ड्यूटी करेंगे तो आपके सामान पक्का लौटा देते हैं। वो दिन रात मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। आप, कोई ट्रक चोरी होता है तो क्या मिलता नहीं है? याद है एक बार एटीएम की गाड़ी जा रही थी दिल्ली में, और 2 करोड़ चोरी हो गए। ठीक है, वो 2 करोड़ उड़ा के ले गए। वो मिला कि नहीं मिला वो? सर पर ओके ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, उसका इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस कंपनी की खोपड़ी खराब हो गई थी भाई, ये तो गए, बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि ये जो एटीएम आप देखते हो ना, इसके अंदर आपने देखा होगा गाड़ी आती है बकायदा, उसमें गार्ड होता है और एक मतलब ड्राइवर होता है, और उसके बाद हर एक एटीएम में जा जाके वो लोग 10 लाख, किसी में 8 लाख, किसी में 15 लाख जमा करते हैं। अब वो पूरी की पूरी गाड़ी लेके भाग गया ड्राइवर, वो अपने गाँव। ठीक है, और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अगर पुलिस चाहे तो किसी को ना छोड़े। ठीक है। अब अगर मान लो वो ओके ट्रक, सर। अगर वो नहीं मिलता ना, तो इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ता 2 करोड़, क्योंकि उसका इंश्योरेंस था रिस्क का। सर तो पुलिस को तो ओके। बाद में ही पता चला, इससे पहले तो वो चला ही गया होगा। तो उसके घर पहुंच गए ना, वो आराम से घर में पहुंचे, उसके सेवा पानी की, उसकी धुलाई की अच्छे से, सब बता दिया उसने।
इन्वेस्टिगेशन तो होगी उनको ना कैसे पता कि ये ड्राइवर नहीं था? क्या बेटा, लॉ एंड गार्ड भी ऑर्डर। तो साथ क्या होगा? हाँ बिल्कुल मिले हुए थे 2 जने, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर होता है, इनका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, इसीलिए तो घर का एड्रेस होता है, कुर्की होती है। मान लो अगर भाग गया ना तो उसकी जितनी जमीन जायदाद होगी सब कब्जा कर ली जाएगी। कहाँ भागेगा? किसके लिए चोरी की है? परिवार के लिए की है ना। अगर परिवार का ही ना हुआ तो फायदा क्या है? ठीक है। यस सर। हाँ। जब हम इंश्योरेंस चैप्टर एक हमारा एक चैप्टर आएगा आपका इंश्योरेंस, उसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें मैं एकदम क्लियर कट समझाऊंगा कि इंश्योरेंस कोई फ्रॉड क्यों नहीं करता इंश्योरेंस कंपनी के साथ। ठीक है, उसके लिए हमें प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में यही लिखा गया पहला कि आपको सबसे पहले तो फायदा नहीं होने देगी इंश्योरेंस कंपनी, आपको उसी हालत में ला के छोड़ेगी जिस हालत में आप पहले चोरी होने से पहले थे। तो कोई भी आदमी अपना ही सामान क्यों उड़वाएगा बताओ? नहीं उड़वाएगा ना, क्योंकि उसको कंपनी फायदा ही नहीं होने देगी। मान लो उसने सामान की चोरी करवा दी या ट्रक का उड़वा दिया, तो ट्रक जितने का उस दिन था उतना ही पैसा क्लेम करेगा। तो फिर ट्रक को चोरी करवाएगा ही क्यों? उससे बड़ा बेवकूफ नहीं होगा कोई। सर जैसे कि हमने पहले इंश्योरेंस करवा ली, बहुत मतलब हाँ बहुत साल हो गए इंश्योरेंस करवाते हुए, और हाँ कार चोरी हो गई, तो फिर हाँ। उतने पैसे मिलेंगे जितने हमने इंश्योरेंस में लगाए हैं? देखो ऐसा है, जब आप इंश्योरेंस कराते हो तो कार की कीमत लगाई जाती है, और हर साल कार की कीमत कम होती है। जब पहली बार कार आप खरीदते हो तो उसका जो दाम है उसका 30% तुरंत कम हो जाता है। जैसे ही कार आप शोरूम से बाहर निकालोगे 30% डिप्रिसिएशन लग जाता है। मान लो कार है 20 लाख की, तो आपके तुरंत 30% कम हो जाएंगे, यानी कि 6 लाख कम हो जाएंगे। तो आपके कार की कीमत पता है कितनी हो जाएगी? 14 लाख। 14 लाख के ऊपर इंश्योरेंस होगा। अब बताओ अगर चोरी हो गई तो आपको सिर्फ 14 लाख मिलेगा। तो क्या आप चोरी कराना चाहोगे कार? बताओ हाँ या ना। नो सर, अब आया समझ में? नुकसान तो हमें ही होगा। नुकसान आप ही को होगा। तो ये वो सिर्फ उसी पोजीशन पे लाके छोड़ती है जिस पोजीशन पे आपकी कार की, और हर साल आपकी कार की कीमत घटती रहेगी। तो एक पहले साल 14 लाख, अगले साल 12 लाख, 10 लाख हो जाएगी, फिर 9 लाख हो जाएगी, फिर 7 लाख, फिर ऐसे ऐसे घटते 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 10 साल में जीरो की हो जाएगी। क्योंकि कार की कीमत होती कितने, 10-12 साल के बाद तो खत्म हो जाता है, उसकी एक्सपायरी हो जाती है 12-13 साल के बाद। तो उतनी ही कीमत होती है। तो आप ही को घाटा है, वैसा करा लो। ठीक है, ये खाली यस। हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं बस, क्योंकि डायरेक्टर ने तो इंश्योरेंस प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस तो पढ़ा नहीं है, उसने कॉमर्स थोड़ी ना ले रखा होता है वो। तो उसको बस ये लगता है भाई अपने ही सामान को जलवा दो, उड़वा दो और पूरा क्लेम कर दो। मूवीज में ऐसे ही दिखाते हैं, बच्चों को लगता है हाँ यार ये तो सही आइडिया, जबकि ऐसा है ही नहीं। अब वो उसको कौन बताए कि जाके पढ़ ले थोड़ा, पढ़ता उड़ता तो है नहीं। इसीलिए तो देखते नहीं हो इंडिया की जो फिल्में हैं, मूवीज हैं, कहाँ पे अवार्ड जीतती हैं? आधा इंफॉर्मेशन रहता ही नहीं है इनके पास। दिखा देंगे फिल्मों में बैंक में चोरी हुई और करोड़ों रुपए लेके गायब। भाई बैंक में ज्यादा पैसा थोड़ी ना रहता है। बैंक में अगर आप सोचोगे कि 20-30 करोड़ रहेगा तो नहीं मिलेगा। रात को अगर कोई चोरी होगी ना बैंक में, तो उसमें मुश्किल से 20-30 लाख ही हाथ लगेगा उस चोर को, पूरा बैंक खंगाल लेगा तब। तो इसीलिए आपने देखा होगा बैंक में चोरी कब होती है, दिन में या रात में बताइए? सर दिन दिन में। में। हाँ, चोर कोई मेंटल थोड़ी ना है कि जब पूरी भीड़ बारात रहेगी वहां पे बैंक में तो जाके चोरी करते हैं। इसीलिए तो दिन में करते हैं, क्योंकि दिन में ही कैश मिलेगा। रात में जाएंगे तो कैश मिलेगा ही नहीं, जाओ जाके कर लो चोरी। खाली लोहा लक्कड़ और वही टेबल चेयर मिलेगी, उसे चुरा के ले जाना है तो ले जाओ। और लॉकर रूम के अंदर पैसा मिलेगा, गोल्ड वोल्ड। तो लॉकर रूम ऐसा बनाते हैं, अगर आप दिन भर तोड़ते रहोगे ना, हथौड़ा चलाते रहोगे, तो 2-3 दिन तोड़ने में लगेगा उसको। तोड़ते रहो, 3 दिन 4 दिन के बाद तो खुल ही जाएगा बैंक, पकड़े जाएंगे चोर। ठीक है। यस सर। सर जैसे हाँ सर बोलो। जैसे कि अगर क्लोथ की शॉप है और हाँ उसने 2-3 क्लोथ्स जला दिए, और हाँ। सर ऐसा लग रहा है जैसे सारे जल गए, और उसने इंश्योरेंस करा रखा था, तो उसको सारों के ही पैसे मिलेंगे ना, बेशक नहीं, 2-3 ही जो जलिए। नहीं जो क्लोथ बचे हैं उससे इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी देख भाई इस पे काला काला दाग लगा है, तेरे को ये सामान बेचना है या हमें दे रहा है? तो वो बोलेगा नहीं साहब आप ही ले लो। वो ले लेंगे, उसकी कॉस्ट प्राइस के हिसाब से कीमत लगाएंगे और उसको क्लेम दे देंगे। तो वो तब भी तो उसको घाटा है। उससे पूछा जाएगा कि ये सामान रखना चाहते हो कि बेचना चाहते हो? बोलेगा बेचना चाहते हैं। बोलेंगे ठीक है, इसकी कितनी कीमत है, उस पे बेचेंगे। वो बेचने वाले रेट पे थोड़ी ना खरीदेगी इंश्योरेंस कंपनी।
क्योंकि उसको फायदा नहीं पहुंचवाना है, उसको उसी पॉइंट पे लाके छोड़ना है जिस समय आग लगी और जितने का सामान था उतना ही सामान मिलेगा। और जो सामान जला नहीं उसको खरीदेंगे क्यों? जो सामान नहीं जला उसको बोलेंगे तू ही बेच, हम क्यों लें? ठीक है। सर तो जला हुआ सामान गायब कर दिया और कुछ दिनों बाद बेचने लग गए तो इंक्वायरी होगी और जिस दिन इंश्योरेंस कंपनी को इस बात की जानकारी होगी सारा पैसा उससे वापस ले लेंगे और सजा होगी सो अलग। ठीक है। यस सर। हाँ अच्छा, ऐसा है स्टूडेंट्स, अब हमारा हो गया टाइम। ठीक है, मुझे अकाउंट्स की क्लास लेनी होगी, तो आज इसी नोट पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।